अकबर और बीरबल सल्तनत की सबसे बड़ी चुनौती। अध्याय एक शांत सुबह और एक अशांत कत। आगरा के किले में सुबह की पहली किरणें यमुना के पानी पर सोने की तरह चमक रही थीं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य दीवान-ए-आम में तशरीफ फरमा थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक राजसी तेज था, लेकिन आज उनकी आंखों में एक गहरी चिंता की लकीरें थीं। उनके नवरत्न अपने अपने स्थानों पर विराजमान थे, मगर दरबार में वह रोजाना वाली चहल पहल और हंसी मजाक की गूंज गायब थी। सबकी निगाहें शहंशाह के हाथों में मौजूद एक कत पर टिकी थीं, जिसकी मुहर पड़ोसी राज्य देवगढ़ की थी। देवगढ़ के राजा विक्रमजीत अपनी बहादुरी के लिए तो नहीं, पर अपनी धूर्तता और ईर्ष्या के लिए जाने जाते थे। वह मुगल सल्तनत की शानो शौकत और शहंशाह अकबर की बढ़ती कीर्ति से मन ही मन जलते थे। उन्हें यह बात हमेशा कचोटती थी कि पूरी दुनिया में अकबर की अक्लमंदी और न्यायप्रियता के चर्चे होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा योगदान उनके सलाहकार बीरबल का माना जाता है। शहंशाह अकबर ने एक गहरी सांस ली और बुलंद आवाज में कत पढ़ना शुरू किया। शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को देवगढ़ के राजा विक्रमजीत का सलाम। हमने आपके और आपके सलाहकार बीरबल की बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने हैं। कहते हैं कि आपकी सल्तनत में हर सवाल का जवाब है और हर मुश्किल का हल। हम आपकी इस काबिलियत को परखना चाहते हैं। हम आपके दरबार में 3 सवाल भेज रहे हैं। अगर आपके विद्वान और सलाहकार, विशेषकर राजा बीरबल, इन सवालों के संतोषजनक जवाब 1 महीने के भीतर नहीं दे पाए, तो यह माना जाएगा कि आपकी कीर्ति खोखली है। ऐसी सूरत में आपको हमारी संप्रभुता स्वीकार करते हुए सालाना कर के रूप में 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देवगढ़ भेजनी होंगी। और यदि आपने जवाब दे दिए तो हम आपकी महानता को स्वीकार करेंगे और मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। फैसला आपके हाथ में है। कत सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। यह सिर्फ सवालों का खेल नहीं था, यह मुगल सल्तनत की इज्जत और संप्रभुता पर सीधा हमला था। कई दरबारी गुस्से में बड़बड़ाने लगे। तानसेन की उंगलियां अपने तानपुरे पर थम गईं और टोडरमल अपने हिसाब किताब के बही खाते को भूलकर चिंता में डूब गए। अकबर की नजरें अपने सबसे प्रिय मित्र और सलाहकार बीरबल पर पड़ी। बीरबल शांत भाव से सब कुछ सुन रहे थे। उनके चेहरे पर न तो कोई घबराहट थी और न ही कोई अहंकार। राजा विक्रमजीत ने हमारी अक्ल को चुनौती दी है, अकबर ने गरज कर कहा। और उनके सवाल क्या हैं? दूत ने आगे बढ़कर एक और पत्र शहंशाह को दिया। अकबर ने उसे खोला और पढ़ा। उनके माथे पर बल और गहरे हो गए। पहला सवाल, धरती का केंद्र कहाँ है? दूसरा सवाल, आसमान में कुल कितने तारे हैं? तीसरा सवाल, एक ऐसी चीज बनाओ जो न तो सच हो और न ही झूठ। सवाल सुनकर दरबारियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। ये कैसे सवाल थे? इनका कोई सटीक जवाब कैसे हो सकता था? एक दरबारी मुल्ला दो प्याजा, जो हमेशा बीरबल से जलते थे, तुरंत खड़े हुए। जहां पनाह, यह तो सरासर बचकानापन है। इन सवालों का कोई मतलब नहीं। हमें इस राजा विक्रमजीत को युद्ध की चुनौती देनी चाहिए। अकबर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। उनकी उम्मीदें सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी थीं। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को अदब से सलाम किया और मुस्कुराए। जहां पनाह, राजा विक्रमजीत ने हमें अपनी अक्ल का प्रदर्शन करने का एक सुनहरा मौका दिया है। हमें उनकी चुनौती स्वीकार करनी चाहिए। युद्ध से सिर्फ खून बहता है, लेकिन ज्ञान से दिलों को जीता जा सकता है। मुझे इन सवालों के जवाब देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। अकबर के चेहरे पर थोड़ी राहत लौटी। ठीक है बीरबल, इस सल्तनत की इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है।
अध्याय 2 पहले 2 सवालों का जवाब। अगले कुछ दिन दरबार में बेचैनी का माहौल रहा। बीरबल रोज की तरह दरबार में आते, लेकिन सवालों के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। वह लोगों से मिलते, बाजारों में घूमते और बच्चों के साथ खेलते। मुल्ला दो प्याजा और उनके समर्थक यह कानाफूसी करने लगे कि बीरबल के पास कोई जवाब नहीं है और वह सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद बीरबल ने शहंशाह से कहा कि वह पहले 2 सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। दरबार खचाखच भर गया। देवगढ़ का दूत भी वहां मौजूद था। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। बीरबल ने अपने साथ एक मजदूर को बुलाया, जिसके हाथ में एक लोहे की छड़ और एक नापने की रस्सी थी। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, राजा विक्रमजीत का पहला सवाल था, धरती का केंद्र कहाँ है? सबकी सांसें थम गईं। बीरबल ने दीवानयाम के बीचों बीच वह लोहे की छड़ गाड़ दी और बोले, यही है धरती का केंद्र। दरबार में एक जोरदार ठहाका गूंजा। दूत ने हंसते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम बिना किसी मापतोल के यह कैसे कह सकते हो? बीरबल ने शांत भाव से जवाब दिया, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप अपने विद्वानों से पूरी धरती को किसी भी कोने से नपवा लीजिए। अगर मेरा अनुमान 1 इंच भी गलत निकला तो मैं हार मान लूंगा। चुनौती देने वाले को ही उसे गलत साबित करना होता है। यह सुनकर दूत निरुत्तर हो गया। बीरबल का तर्क अकाट्य था। धरती इतनी विशाल और गोल है कि किसी भी बिंदु को केंद्र कहा जा सकता है, जब तक कोई उसे गलत साबित करने के लिए पूरी पृथ्वी को नाप न ले, जो कि असंभव था। अकबर के चेहरे पर गर्व की मुस्कान तैर गई। अब बारी थी दूसरे सवाल की। आसमान में कुल कितने तारे हैं? इस बार बीरबल ने एक चरवाहे को दरबार में बुलाया, जिसके साथ एक भेड़ थी जिसके शरीर पर बहुत घने बाल थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं। एक बार फिर दरबार में हंसी का फव्वारा छूटा। दूत ने तंज कसा, यह तो और भी हास्यास्पद है। इसका क्या सबूत है? बीरबल मुस्कुराए। सबूत बहुत सीधा है। अगर आपको संदेह है तो आप इत्मीनान से इस भेड़ के बाल गिन सकते हैं और फिर आसमान के तारे गिन सकते हैं। अगर एक भी कम या ज्यादा निकला तो मैं अपनी हार स्वीकार कर लूंगा। पूरा दरबार बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी पर वाह-वाह कर उठा। भेड़ के बाल गिनना उतना ही असंभव था जितना आसमान के तारे गिनना। बीरबल ने एक असंभव सवाल का जवाब एक और असंभव कार्य से देकर विरोधी को चुप करा दिया था। देवगढ़ का दूत शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। लेकिन चुनौती अभी खत्म नहीं हुई थी। तीसरा और सबसे मुश्किल सवाल अभी बाकी था। अध्याय 3 एक साजिश की आहट। पहले 2 सवालों में मुंह की खाने के बाद राजा विक्रमजीत गुस्से से आगबबूला हो गए। उन्हें यकीन था कि बीरबल तीसरे सवाल में जरूर फंसेंगे, लेकिन वह सिर्फ सवालों के भरोसे नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने एक गहरी साजिश रची। विक्रमजीत जानते थे कि अकबर के दरबार में कई लोग बीरबल से जलते हैं। उन्होंने अपने सबसे चालाक जासूस चंदन सिंह को एक व्यापारी के भेष में आगरा भेजा। चंदन सिंह का काम था अकबर के दरबार के किसी असंतुष्ट दरबारी से संपर्क साधना और उसे सल्तनत के खिलाफ भड़काना। चंदन सिंह की मुलाकात जल्द ही मिर्जा हकीम से हुई। मिर्जा हकीम एक पुराने और सम्मानित दरबारी थे, लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि अकबर बीरबल को उनसे ज्यादा तवज्जो देते हैं। उनके दिल में ईर्ष्या की आग सुलग रही थी। चंदन सिंह ने इस आग में घी डालने का काम किया। उसने मिर्जा हकीम को सोने और देवगढ़ में एक बड़ी जागीर का लालच दिया।
मिर्जा हकीम लालच में आ गए। उन्होंने देवगढ़ की मदद करने का फैसला किया। चंदन सिंह ने उन्हें योजना समझाई। राजा विक्रमजीत एक और ज्यादा मुश्किल चुनौती भेजने वाले हैं। आपको बस यह सुनिश्चित करना है कि बीरबल उस चुनौती में असफल हो जाए। आपको दरबार की खुफिया जानकारी हम तक पहुंचानी होगी और बीरबल के काम में बाधा डालनी होगी। मिर्जा हकीम मान गए। वह सल्तनत के गद्दार बन चुके थे। इधर आगरा में बीरबल तीसरे सवाल पर विचार कर रहे थे। एक ऐसी चीज बनाओ जो न तो सच हो और न ही झूठ। यह एक दार्शनिक पहेली थी। बीरबल समझ गए थे कि इसका जवाब किसी वस्तु में नहीं बल्कि कला में मिलेगा। उन्होंने अपने कुछ चित्रकारों और कहानीकारों को बुलाया और उन्हें एक गुप्त परियोजना पर लगा दिया। अध्याय 4 तीसरी चुनौती और एक असंभव मांग। एक हफ्ते बाद जब बीरबल तीसरे सवाल का जवाब देने ही वाले थे कि देवगढ़ का दूत एक और शाही फरमान लेकर हाजिर हुआ। राजा विक्रमजीत ने लिखा था, शहंशाह अकबर, हमने आपके सलाहकार की चतुराई देखी, लेकिन शब्द और तर्क से सल्तनत नहीं चलती। हम आपको एक असली चुनौती देते हैं। हम चाहते हैं कि आप 1 महीने के अंदर यमुना नदी पर एक ऐसा पुल बनाएं जो पूरी तरह से लकड़ी का हो, लेकिन उसे बनाने में एक भी कील का इस्तेमाल न हो। अगर आप यह कर पाए तो हम अपनी हार मान लेंगे, वरना परिणाम आप जानते हैं। यह कथ सुनते ही अकबर का पारा चढ़ गया। यह क्या मजाक है? पहले सवाल और अब यह असंभव मांग। बिना कीलों के लकड़ी का पुल कैसे बन सकता है? यह पुल एक दिन भी नहीं टिकेगा। तोडरमल ने कहा, जहांपनाह, यह एक जाल है। वे जानते हैं कि यह असंभव है। वे हमें अपमानित करना चाहते हैं। मिर्जा हकीम ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, हुजूर, बीरबल की वजह से ही हम इस मुसीबत में फंसे हैं। उन्होंने ही इन चुनौतियों को स्वीकार करने की सलाह दी थी। अब वही इसका हल निकालें। उनकी आवाज में तंज साफ झलक रहा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। इस बार बीरबल भी गंभीर थे। वह समझ गए थे कि यह सिर्फ एक चुनौती नहीं है, इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। देवगढ़ को अचानक पुल बनवाने की क्या सूझी? और ऐसी शर्त क्यों? जहांपनाह, मुझे यह चुनौती स्वीकार है, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। इस पुल के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी और इसमें कोई भी दरबारी दखल नहीं देगा। मुझे सल्तनत के सबसे बेहतरीन कारीगर और असीमित संसाधन चाहिए। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने ऐलान किया कि इस काम में जो भी बीरबल का साथ नहीं देगा, उसे सल्तनत का दुश्मन माना जाएगा। अध्याय 5 बीरबल की गुप्त योजना और मिर्जा हकीम का धोखा। बीरबल ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उन्होंने यमुना के किनारे एक विशाल कार्यशाला स्थापित करवाई। सल्तनत के कोने कोने से लकड़ी के बेहतरीन कारीगरों, बढ़ई और इंजीनियरों को बुलाया गया। बीरबल ने उन्हें एक अनोखा डिजाइन समझाया। यह पुल पारंपरिक तरीके से नहीं बनना था। इसमें लकड़ियों को इंटरलॉकिंग टेक्निक से जोड़ा जाना था, जिसमें लकड़ी के टुकड़ों को इस तरह काटा और तराशा जाता कि वे एक दूसरे में पहेली के टुकड़ों की तरह फिट हो जाएं। यह एक बहुत ही जटिल और धीमी प्रक्रिया थी। मिर्जा हकीम रोजाना कार्यशाला का चक्कर लगाते और काम की प्रगति पर नजर रखते। वह कारीगरों से मीठी मीठी बातें करके डिजाइन और तकनीक की जानकारी निकालते और रात के अंधेरे में चंदन सिंह के जरिए यह सारी खबर देवगढ़ पहुंचा देते। राजा विक्रमजीत को जब इस इंटरलॉकिंग तकनीक के बारे में पता चला तो वह और उनका मंत्री चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि बीरबल शायद यह पुल बना ही लेंगे। चंदन सिंह ने मिर्जा हकीम को एक नया आदेश दिया। तुम्हें इस पुल के निर्माण को किसी भी तरह रोकना होगा।
रात में कुछ लकड़ियों को कमजोर कर दो या कारीगरों के बीच फूट डाल दो। मिर्जा हकीम ने एक रात चुपके से कार्यशाला में प्रवेश किया और पुल के मुख्य आधार के लिए तैयार की जा रही कुछ सबसे बड़ी और मजबूत शहतीरों को अंदर से थोड़ा खोखला कर दिया। बाहर से वे बिल्कुल ठीक दिख रही थीं, लेकिन वजन पड़ते ही टूट सकती थीं। उन्होंने सोचा कि जब पुल तैयार होकर उस पर पहला वजन पड़ेगा तो वह ढह जाएगा और बीरबल की जघनसाई होगी। बीरबल बहुत चतुर थे। उन्हें मिर्जा हकीम की गतिविधियों पर शक हो रहा था। उन्होंने देखा कि मिर्जा हकीम उन कारीगरों से ज्यादा बात करते हैं जो मुख्य ढांचे पर काम कर रहे हैं। बीरबल ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ जासूसों को कारीगरों के भेष में काम पर लगा दिया। एक रात बीरबल के एक जासूस ने मिर्जा हकीम को शहतीरों के साथ छेड़छाड़ करते हुए देख लिया। उसने तुरंत बीरबल को सूचित किया। बीरबल को मिर्जा हकीम के विश्वासघात पर बहुत दुहक हुआ, लेकिन उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया। उन्होंने चुपचाप उन कमजोर की गई शहतीरों को बदलवा दिया और उनकी जगह और भी मजबूत लकड़ियां लगवा दीं। उन्होंने मिर्जा हकीम को यह महसूस नहीं होने दिया कि उनका राज खुल चुका है। बीरबल अब खेल को उसके अंतिम चरण में ले जाना चाहते थे। अध्याय 6 पुल का निर्माण और तीसरे सवाल का जवाब। 1 महीने की समय सीमा समाप्त होने वाली थी। दिनरात काम करके कारीगरों ने बीरबल के मार्गदर्शन में वह अद्भुत पुल तैयार कर दिया। यह पुल इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। मीलों लंबा, चौड़ा और मजबूत, और सचमुच इसमें एक भी कील नहीं लगी थी। सारी लकड़ियां एक दूसरे में इतनी खूबसूरती से फंसी हुई थीं कि जोड़ का पता लगाना भी मुश्किल था। अकबर और पूरा दरबार पुल देखने आए। वे इस अजूबे को देखकर दंग रह गए। अकबर ने गर्व से बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। देवगढ़ के राजा को अब अपनी हार माननी ही होगी। मिर्जा हकीम हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह मन ही मन सोच रहे थे कि पुल टूटा क्यों नहीं। देवगढ़ का दूत भी वहां मौजूद था। उसने पुल का निरीक्षण किया और उसकी मजबूती देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन बीरबल का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने शहंशाह से कहा, जहांपनाह, अभी तो मैंने सिर्फ राजा विक्रमजीत की नई चुनौती का जवाब दिया है। उनकी पहली चुनौती का तीसरा सवाल अभी बाकी है। सब लोग हैरान थे। वे तो उस सवाल को भूल ही गए थे। बीरबल ने अपने सहायकों को इशारा किया। वे एक बहुत बड़ा ढका हुआ चित्रफलक ईज़ल लेकर आए। बीरबल ने कहा, राजा विक्रमजीत का तीसरा सवाल था, एक ऐसी चीज बनाओ जो न तो सच हो और न ही झूठ। उन्होंने चित्रफलक पर से पर्दा हटाया। उस पर एक अद्भुत चित्र बना हुआ था। चित्र में शहंशाह अकबर एक सोने के सिंहासन पर बैठे थे और उनके सामने एक भिखारी हाथ फैलाए खड़ा था। शहंशाह उसे स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थैली दे रहे थे। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। यह तो एक सामान्य चित्र है, मुल्ला दो प्याजा ने कहा। बीरबल मुस्कुराए। अब इस चित्र का वर्णन सुनिए। उन्होंने कहा, यह चित्र न तो सच है और न ही झूठ। यह सच इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे शहंशाह इतने दयालु हैं कि वह किसी भिखारी को सिर्फ एक थैली देकर नहीं टालेंगे, वह उसका पूरा जीवन संवार देंगे। और यह झूठ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे शहंशाह की दयालुता और दानवीरता जगजाहिर है। वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करते हैं। तो यह चित्र एक ही समय में कल्पना भी है और यथार्थ का प्रतिबिंब भी। यह एक ऐसी रचना है जो न पूरी तरह सच है, न पूरी तरह झूठ। यह व्याख्या सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। क्या अद्भुत सोच थी!
बीरबल ने एक कलाकृति के माध्यम से एक दार्शनिक पहेली को सुलझा दिया था और साथ ही साथ शहंशाह अकबर की शान में कसीदे भी पढ़ दिए थे। अकबर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने गले का कीमती हार उतारकर बीरबल को पहना दिया। अध्याय 7 गद्दार का पर्दाफाश। अब बारी थी असली साजिश को बेनकाब करने की। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह पुल जितना मजबूत दिख रहा है, इसे उतना ही कमजोर करने की कोशिश की गई थी। इस दरबार में कोई ऐसा है जो हमारी सल्तनत की जड़ें खोद रहा है। यह सुनकर दरबार में सनसनी फैल गई। बीरबल ने आगे कहा, इस पुल के निर्माण की खुफिया जानकारी लगातार देवगढ़ पहुंच रही थी। और तो और इस पुल के मुख्य आधार को कमजोर करने की भी कोशिश की गई, ताकि यह उद्घाटन के दिन ही ढह जाए और मुगल सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। अकबर गुस्से से खड़े हो गए। कौन है वह गद्दार? उसे हमारे सामने पेश करो। बीरबल ने मिर्जा हकीम की ओर देखा। मिर्जा हकीम का चेहरा पसीने से भीग गया था। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं उस गद्दार को खुद अपना गुनाह कबूल करने का एक मौका दूंगा। मैंने इस पुल के उद्घाटन के लिए एक विशेष योजना बनाई है। कल सुबह दरबार के सभी प्रमुख सदस्य एक एक करके इस पुल को पार करेंगे। लेकिन यह पुल सिर्फ ईमानदार लोगों का वजन उठा सकता है। जो भी इस सल्तनत का गद्दार होगा, उसके कदम रखते ही यह पुल ढह जाएगा। यह सुनते ही मिर्जा हकीम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बीरबल की चाल समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि शायद बीरबल ने सचमुच कोई जादुई या कमजोर हिस्सा पुल में छोड़ दिया है। उन्हें अपनी जान का खतरा महसूस होने लगा। उन्हें याद आया कि उन्होंने खुद शहतीरों को कमजोर किया था और उन्हें लगा कि शायद बीरबल उन्हीं शहतीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगली सुबह यमुना के किनारे हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। शहंशाह अकबर और सभी दरबारी मौजूद थे। बीरबल ने ऐलान किया, अब एक एक करके सभी दरबारी पुल पर चलेंगे। सबसे पहले टोडरमल चले, फिर तानसेन, फिर अब्दुर रहीम कानेकाना। पुल टस से मस नहीं हुआ। सबकी नजरें मिर्जा हकीम पर थीं। उनका नंबर आने पर वह कांपने लगे। उनका चेहरा सफेद पड़ गया था। जैसे ही उन्होंने पुल पर पहला कदम रखने के लिए अपना पैर बढ़ाया, वह डर के मारे चीख पड़े। नहीं, मुझे माफ कर दो जहांपनाह, मुझे माफ कर दो। मैं इस पुल पर नहीं चलूंगा। यह गिर जाएगा। मैंने ही इसे कमजोर करने की कोशिश की थी। मैंने ही देवगढ़ के जासूस को सारी जानकारी दी थी। उन्होंने जमीन पर गिरकर अकबर के पैरों को पकड़ लिया और रो रो कर अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि मिर्जा हकीम जैसा सम्मानित व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अकबर की आंखों में क्रोध और दुहक दोनों थे। बीरबल ने तब सबको बताया, जहांपनाह, यह पुल इतना मजबूत है कि इस पर पूरी सेना एक साथ चल सकती है। इसमें कोई जादुई या कमजोर हिस्सा नहीं है। मैंने तो बस गद्दार के मन में बसे डर का फायदा उठाया। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है और गद्दार का दिल हमेशा खौफ से भरा रहता है। मिर्जा हकीम अपने ही बुने जाल में फंस गए। अकबर ने सिपाहियों को मिर्जा हकीम और उसके साथी जासूस चंदन सिंह को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। अध्याय 8 एक नई सुबह और सच्ची मित्रता। देवगढ़ में जब राजा विक्रमजीत को पता चला कि उनकी सारी साजिश नाकाम हो गई है, उनका पुल बनाने का जाल उल्टा पड़ गया है और उनका जासूस और साथी पकड़ा गया है, तो वह बहुत शर्मिंदा हुए। उन्हें समझ आ गया कि अकबर की असली ताकत उनकी सेना या खजाना नहीं, बल्कि बीरबल जैसी बुद्धिमत्ता और सल्तनत के प्रति वफादारी है।
कुछ हफ्तों बाद राजा विक्रमजीत खुद आगरा आए, लेकिन एक हमलावर के रूप में नहीं बल्कि एक मित्र के रूप में। उन्होंने शहंशाह अकबर से अपनी धूर्तता के लिए माफी मांगी और मुगल सल्तनत की अधीनता स्वीकार की। उन्होंने वह 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी भेंट की, जो उन्होंने चुनौती की शर्त के रूप में रखी थीं। अकबर ने उन्हें माफ कर दिया और कहा, एक शासक की असली जीत युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि दिलों को जीतने में होती है। आज आपने हमारा दिल जीत लिया। उस शाम अकबर और बीरबल यमुना के किनारे उसी लकड़ी के पुल पर टहल रहे थे। चांदनी रात में पुल की खूबसूरती और भी निखर आई थी। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि तलवार से ज्यादा शक्तिशाली होती है। तुमने न सिर्फ सल्तनत की इज्जत बचाई बल्कि एक दुश्मन को दोस्त में बदल दिया। मेरे पास तुम जैसा दोस्त और सलाहकार है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। बीरबल मुस्कुराए और हमेशा की तरह विनम्रता से कहा, जहां पनाह, यह तो बस आपकी सोहबत का असर है। एक बुद्धिमान राजा के पास ही बुद्धिमान सलाहकार टिकते हैं। मैं तो सिर्फ आपका एक सेवक हूं। दोनों मित्र देर रात तक सल्तनत के भविष्य और अपनी दोस्ती की बातें करते रहे। वह पुल सिर्फ लकड़ियों का ढांचा नहीं था, वह बीरबल की अक्लमंदी, अकबर के विश्वास और उनकी अटूट दोस्ती का प्रतीक बन चुका था, जो आने वाली कई सदियों तक लोगों को प्रेरणा देने वाला था। और इस तरह एक और किस्सा इतिहास के पन्नों में जुड़ गया, जो बीरबल की असाधारण बुद्धिमत्ता और अकबर की महानता की गवाही देता था। निश्चित रूप से प्रस्तुत है पहली कहानी का अगला भाग, अकबर और बीरबल, भरोसे की परीक्षा। भाग 2, भरोसे की परीक्षा। अध्याय 9, एक नया दरबारी और एक गहरा जख्म। राजा विक्रमजीत के साथ मित्रता हो जाने के बाद मुगल सल्तनत में शांति और समृद्धि का एक नया दौर शुरू हुआ। वह लकड़ी का अद्भुत पुल अब सिर्फ यमुना पर बना एक रास्ता नहीं था, बल्कि दो राज्यों के बीच दोस्ती का प्रतीक बन गया था। शहंशाह अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। दरबार में हर कोई बीरबल की अक्लमंदी का कायल था और उनकी इज्जत करता था, सिवाय उन लोगों के जिनके दिलों में अभी भी ईर्ष्या की आग सुलग रही थी। विश्वासघाती मिर्जा हकीम को उम्र कैद की सजा सुनाकर कालकोठरी में डाल दिया गया था। इस घटना के कुछ महीने बाद एक नौजवान युवक ने शहंशाह अकबर के दीवान-ए-आम में प्रवेश की अनुमति मांगी। वह युवक देखने में सुशिक्षित और विनम्र लग रहा था। उसके चेहरे पर एक उदासी थी, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जहां पनाह, उसने शहंशाह के सामने झुककर कहा, मैं कासिम मिर्जा हकीम का बदनसीब बेटा हूं। मैं अपने वालिद के किए पर शर्मिंदा हूं। उन्होंने न सिर्फ सल्तनत से गद्दारी की, बल्कि हमारे खानदान के नाम पर भी कलंक लगा दिया। मैं उस कलंक को धोना चाहता हूं। मैं आपकी खिदमत करके यह साबित करना चाहता हूं कि मेरे खून में गद्दारी नहीं, वफादारी है। कृपया मुझे एक मौका दें। उसकी बातों में इतनी सच्चाई और दर्द झलक रहा था कि अकबर का दिल पिघल गया। अकबर एक उदार शहंशाह थे, जो हमेशा पश्चाताप करने वालों को दूसरा मौका देते थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल की अनुभवी आंखें कासिम को तौल रही थीं। उन्हें कासिम की बातों में कुछ खटका, पर वह यह तय नहीं कर पा रहे थे कि क्या। फिर भी उन्होंने शहंशाह के निर्णय में दखल देना उचित नहीं समझा। अकबर ने कहा, ठीक है नौजवान, हम तुम्हें एक मौका देंगे। पिता के कर्मों की सजा पुत्र को नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें शाही पुस्तकालय में एक सहायक के तौर पर नियुक्त किया जाता है। अपनी मेहनत और वफादारी से हमारा दिल जीतो। कासिम ने कृतज्ञता से जमीन चूम ली और अपनी नई जिम्मेदारी संभाल ली। वह बहुत मेहनती और बुद्धिमान था। कुछ ही महीनों में
उसने न सिर्फ पुस्तकालय को बेहतरीन ढंग से व्यवस्थित कर दिया, बल्कि कई पुराने ग्रंथों का फारसी से सरल भाषा में अनुवाद भी कर दिया। वह अक्सर अकबर को इतिहास और दर्शन की रोचक कहानियां सुनाता। धीरे धीरे वह अकबर की नजरों में आने लगा। कासिम का असली मकसद कुछ और ही था। उसके दिल में अपने पिता के अपमान का बदला लेने की आग जल रही थी। वह जानता था कि अकबर की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना या खजाना नहीं, बल्कि बीरबल के साथ उनका अटूट विश्वास है। उसने इसी विश्वास को तोड़ने की कसम खाई थी। वह जानता था कि बीरबल को बुद्धि में हराना नामुमकिन है, इसलिए उसने धोखे और मनोविज्ञान का सहारा लेने का फैसला किया। अध्याय 10 भरोसे की दीवारों में दरार। कासिम ने अपना खेल बहुत ही चतुराई से शुरू किया। वह कभी भी बीरबल की सीधी आलोचना नहीं करता था। इसके बजाय वह उनकी तारीफ इस तरह करता कि वह आलोचना लगे। एक दिन जब बीरबल ने एक मुश्किल मामले को अपनी हाजिर जवाबी से सुलझाया और पूरा दरबार वाह वाह कर उठा, तो कासिम ने अकबर के पास जाकर धीरे से कहा, जहांपनाह, राजा बीरबल सचमुच अद्वितीय हैं। उनकी कीर्ति तो अब आपसे भी ज्यादा फैल रही है। लोग कहते हैं कि बीरबल के बिना शहंशाह अधूरे हैं। यह बात तीर की तरह अकबर के दिल में चुभ गई। हालांकि उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया, पर उनके मन में एक छोटा सा कांटा अटक गया। कासिम ऐसे ही मौके ढूंढता रहता। जब बीरबल कोई मजाक करते तो कासिम बाद में अकबर से कहता, राजा बीरबल का मिजाज बहुत मजाहिया है, पर कभी कभी वह भूल जाते हैं कि वह शहंशाह हिंद के सामने खड़े हैं। धीरे धीरे यह जहर अपना काम करने लगा। अकबर, जो कभी बीरबल की हर बात पर आंख मूंदकर विश्वास करते थे, अब उनकी बातों में छिपे अर्थ खोजने लगे। उनके और बीरबल के बीच एक अनकही, अदृश्य दीवार खड़ी होने लगी थी। बीरबल यह बदलाव महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके प्रिय मित्र और शहंशाह उनसे खिंचे खिंचे क्यों रहने लगे हैं। वह अकबर के चेहरे पर वह पुरानी गर्मजोशी और स्नेह नहीं देख पाते थे। इसका सबसे बड़ा असर सल्तनत के कामकाज पर पड़ने लगा। एक बार काबुल के सूबेदार ने और ज्यादा सैन्य मदद की मांग की। बीरबल ने सलाह दी कि पहले शांति से बातचीत का रास्ता अपनाया जाए, क्योंकि समस्या उतनी बड़ी नहीं थी। लेकिन कासिम ने अकबर के कान भरे, जहांपनाह, यह बीरबल की कमजोरी है। वह हमेशा युद्ध टालना चाहते हैं। एक महान साम्राज्य ताकत से बनता है, बातों से नहीं। अगर हम आज नरम पड़े तो कल हर सूबेदार सिर उठाएगा। अकबर को कासिम की बात में दम लगा। उन्होंने बीरबल की सलाह को नजरअंदाज कर दिया और काबुल में और सेना भेज दी, जिससे वहां हालात और बिगड़ गए। यह पहली बार था जब अकबर ने सार्वजनिक रूप से बीरबल की सलाह को खारिज किया था। दरबार में सब हैरान थे और कासिम मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अध्याय 11 फारसी कत और एक भयानक इल्जाम। कासिम को लगा कि अब आखिरी वार करने का समय आ गया है। उसने एक बहुत ही घिनौनी और सटीक साजिश रची। उसने फारस पर्शिया के शाह के नाम एक जाली कत तैयार करवाया। कत फारसी भाषा में लिखा गया था और उसे लिखने वाला एक माहिर कुशनवीस कैलीग्राफर था, जिसने बीरबल की लिखावट की हूबहू नकल की थी। कासिम ने किसी तरह बीरबल की निजी मुहर की एक नकल भी बनवा ली थी। उस खत में लिखा था कि बीरबल मुगल सल्तनत से नाखुश हैं और अगर फारस के शाह हिंदुस्तान पर हमला करते हैं तो वह बीरबल अंदर से उनकी मदद करेंगे और आगरा के किले के गुप्त रास्ते उन्हें बता देंगे। इसके बदले में बीरबल ने हिंदुस्तान का उत्तरी सूबा अपने लिए मांगा था। यह एक ऐसा देशद्रोह था जिसकी सजा सिर्फ मौत थी। कासिम ने अपने एक वफादार आदमी को फारसी व्यापारी का भेष धरवाया और उसे यह खत देकर सरहद की ओर भेज दिया।
योजना के मुताबिक उस व्यापारी को मुगल सैनिकों द्वारा पकड़ लिया जाना था। वैसा ही हुआ। सरहद पर गश्त कर रहे सैनिकों ने शक के आधार पर उस व्यापारी को पकड़ा और तलाशी लेने पर उसके पास से वह कत बरामद हुआ। कत पर बीरबल की मुहर और उनके दस्तखत देखकर सैनिकों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत कत और उस व्यक्ति को आगरा भेज दिया। जब वह कत अकबर के सामने पेश किया गया तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कासिम, जो उस वक्त वहीं मौजूद था, कत देखकर झूठे सदमे और दुख का नाटक करने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, वह चीखा। राजा बीरबल ऐसा कभी नहीं कर सकते। जरूर इसमें कोई गलतफहमी हुई है जहांपनाह। लेकिन कत, मुहर, लिखावट सब कुछ असली लग रहा था। कासिम द्वारा महीनों से बोए गए शक के बीज अब एक जहरीले पेड़ का रूप ले चुके थे। अकबर को बीरबल का सलाह को नजरअंदाज करना, उनका दरबार में मजाक करना, उनकी बढ़ती लोकप्रियता, सब कुछ इस कत की रोशनी में एक साजिश का हिस्सा लगने लगा। उनका दिल टूट गया। जिस दोस्त पर वह अपनी जान से ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। अध्याय 12 बीरबल का वनवास और अकबर का पश्चाताप। अकबर ने गुस्से और दुहक से कांपते हुए बीरबल को फौरन दरबार में तलब किया। बीरबल जब पहुंचे तो उन्होंने दरबार का माहौल बेहद तनावपूर्ण पाया। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, उनकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। बीरबल, अकबर गरजकर बोले और वह कत उनकी ओर फेंक दिया। यह क्या है? बीरबल ने कत उठाया और पढ़ा। पढ़ते पढ़ते उनका चेहरा सफेद पड़ गया। वह इल्जाम की संगीनी से नहीं, बल्कि अकबर की आंखों में अपने लिए अविश्वास देखकर स्तब्ध थे। जहांपनाह, उन्होंने कांपती आवाज में कहा, यह झूठ है। यह एक साजिश है। कोई आपकी और मेरी दोस्ती में जहर घोलना चाहता है। सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, बीरबल, अकबर चिल्लाए। तुम्हारी लिखावट, तुम्हारी मुहर, क्या यह सब झूठ है? सबूत गढ़े जा सकते हैं जहांपनाह, पर वफादारी नहीं, बीरबल ने भरे गले से कहा। अगर इतने साल मेरी खिदमत करने के बाद भी आपको मेरी वफादारी पर यकीन करने के लिए सबूतों की जरूरत है, तो शायद इस दरबार में मेरे लिए कोई जगह नहीं। बीरबल की आंखों में आंसू थे, पर उनकी आवाज में दृढ़ता थी। उन्होंने आगे कहा, मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई दलील नहीं दूंगा। मेरा सबसे बड़ा सबूत मेरा ज़मीर है और आपकी अंतरात्मा। अगर आपकी अंतरात्मा मुझे दोषी मानती है तो मुझे कोई सजा मंजूर है, पर एक गद्दार का तमगा लेकर मैं आपके दरबार में एक पल भी नहीं रह सकता। मुझे इस सल्तनत को छोड़कर जाने की इजाजत दी जाए। अकबर गुस्से और दुहक में अंधे हो चुके थे। उन्हें लगा कि बीरबल सजा से बचने के लिए भाग रहे हैं। ठीक है, चले जाओ। आज से मुगल सल्तनत के लिए तुम मर चुके हो। बीरबल ने आखिरी बार झुकर शहंशाह को सलाम किया और भारी कदमों से दरबार से बाहर निकल गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उन्हें रोके। बीरबल के जाने के बाद दरबार में एक अजीब सी खामोशी छा गई। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। बीरबल के बिना दरबार बेजान हो गया था। कोई मुश्किल मसला आता तो कोई सुलझाने वाला न होता। अकबर के चेहरे से हंसी गायब हो गई थी। वह छोटी छोटी बातों पर चिढ़ने लगे थे। कासिम अब उनका सबसे खास सलाहकार बन गया था, पर उसकी सलाह में बीरबल जैसी दूरदर्शिता और इंसानियत नहीं थी। अकबर को धीरे धीरे अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह रातों को सो नहीं पाते थे। बीरबल का दुहखी चेहरा उनकी आंखों के सामने घूमता रहता। उन्हें याद आने लगा कि कैसे बीरबल ने अनगिनत बार अपनी जान पर खेलकर उनकी और सल्तनत की रक्षा की थी।
उनका दिल मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा वफादार दोस्त गद्दार हो सकता है। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने न्याय नहीं किया, सिर्फ गुस्से में फैसला सुना दिया था। अध्याय 13 सच्चाई की खोज और कासिम का अंत। गहरे पश्चाताप में डूबे अकबर ने चुपचाप इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को इस काम पर लगाया। उन्होंने हुक्म दिया कि उस कत, उस मुहर और उस व्यापारी की पूरी छानबीन दोबारा की जाए, लेकिन निहायत ही खुफिया तरीके से। जासूसों ने महीनों की मेहनत के बाद सच्चाई का पता लगा ही लिया। उन्होंने आगरा के उस सबसे माहिर कुशनवीस को ढूंढ निकाला जिसने कासिम के कहने पर बीरबल की लिखावट की नकल की थी। जान बख्श देने के वादे पर उसने सब कुछ उगल दिया। उन्होंने उस सुनार का भी पता लगा लिया जिसने बीरबल की मुहर की नकल तैयार की थी। और आखिर में वह व्यापारी भी पकड़ा गया जो असल में कासिम का एक पुराना नौकर था। सारे सबूत और गवाह अब अकबर के सामने थे। सच्चाई किसी दहकते हुए सूरज की तरह साफ थी। यह सब कासिम का रचा हुआ षड्यंत्र था, अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए। अकबर के अंदर क्रोध, दुहक और आत्मग्लानि का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्हें कासिम पर उतना गुस्सा नहीं आया जितना खुद पर आया। वह कैसे इतने बड़े धोखे में आ गए? उन्होंने अपने सबसे कीमती हीरे को अपने ही हाथों से कैसे फेंक दिया? उन्होंने तुरंत कासिम को दरबार में बुलाया। कासिम अपनी जीत के नशे में चूर, बड़े आत्मविश्वास के साथ आया। उसे लगा कि शहंशाह उसे कोई नया पद देने वाले हैं। कासिम, अकबर की आवाज शांत लेकिन बर्फीली थी। तुमने कहा था कि तुम अपने पिता के खानदान पर लगे कलंक को धोना चाहते हो। तुमने उसे धोया नहीं, बल्कि और भी गहरा कर दिया है। अकबर ने एक एक करके सारे सबूत और गवाह उसके सामने पेश कर दिए। कासिम का चेहरा फक हो गया। वह समझ गया कि उसका खेल खत्म हो चुका है। वह अकबर के कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा। तुम्हारी सजा माफी नहीं, बल्कि वही काल कोठरी है जहां तुम्हारा पिता अपनी गद्दारी की सजा काट रहा है। अकबर ने फैसला सुनाया। तुम दोनों बाप बेटे वहीं अपनी जिंदगी गुजारोगे, यह सोचते हुए कि विश्वासघात का अंजाम क्या होता है। अध्याय 14 दोस्ती का पुनर्मिलन। कासिम को सजा देने के बाद भी अकबर के दिल को चैन नहीं मिला। उनकी सबसे बड़ी चुनौती अब बीरबल को ढूंढना और उनसे माफी मांगना था। वह जानते थे कि बीरबल का जख्म कितना गहरा होगा। यह सल्तनत से निकाले जाने का जख्म नहीं था, यह भरोसे के टूटने का जख्म था। अकबर ने सिर्फ कोई फरमान या संदेश नहीं भेजा। उन्होंने तय किया कि वह कूद जाएंगे। वह एक साधारण व्यापारी का भेष बदलकर कुछ वफादार सैनिकों के साथ बीरबल की तलाश में निकल पड़े। कई महीनों तक भटकने के बाद उन्हें पता चला कि दूर एक गांव में नर्मदा नदी के किनारे एक ज्ञानी पुरुष रहता है जो बच्चों को पढ़ाता है और लोगों की समस्याओं को सुलझाता है। अकबर का दिल कह रहा था कि वह बीरबल ही हो सकते हैं। जब अकबर उस गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ बच्चे बैठे हैं और एक साधारण से कपड़ों में एक व्यक्ति उन्हें कहानियां सुना रहा है। वह बीरबल ही थे। उनके चेहरे पर वही तेज था, पर आंखों में एक गहरी शांति थी। अकबर धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। बीरबल ने नजर उठाकर देखा और एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने अपने शहंशाह को पहचान लिया। अकबर कुछ बोल न सके। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, मुझे माफ कर दो बीरबल। मैं एक बुरा दोस्त और एक अंधा शहंशाह साबित हुआ। मैंने तुम्हारी वफादारी पर शक किया। मैं तुम्हें लेने आया हूं। मेरे साथ वापस आगरा चलो। बीरबल उठे और अकबर के हाथ पकड़ लिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा,
एक शहंशाह जो अपनी गलती मानने के लिए हजारों मील चलकर अपने दोस्त के पास आ सकता है, वह कभी अंधा या बुरा नहीं हो सकता। जहाँपना। मेरा गुस्सा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं दरबार से निकला था, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन सच्चाई जरूर सामने आएगी और आप मुझे ढूंढते हुए जरूर आएंगे। उन्होंने आगे कहा, मेरी वफादारी कभी सल्तनत के तख्त से नहीं थी, जहाँपना। मेरी वफादारी हमेशा उस इंसान से थी जो उस तख्त पर बैठता है। यह सुनकर अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। वह दोस्ती जो शक की आंधी में बिखर गई थी, अब पश्चाताप और क्षमा के धागों से पहले से भी ज्यादा मजबूती से जुड़ गई थी। जब अकबर और बीरबल वापस आगरा लौटे तो पूरे शहर ने जश्न मनाया। उनकी वापसी सिर्फ एक सलाहकार की वापसी नहीं थी, बल्कि यह न्याय, बुद्धि और सबसे बढ़कर सच्ची दोस्ती की जीत थी। और उनकी यह कहानी इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। निश्चित रूप से। प्रस्तुत है कहानी का तीसरा और अंतिम भाग, अकबर और बीरबल, ज्ञान की अंतिम परीक्षा। भाग 3, ज्ञान की अंतिम परीक्षा। अध्याय 15, उम्र का पड़ाव और एक नया संकट। बीरबल की वापसी के बाद कई साल शांति और खुशहाली से गुजरे। अकबर और बीरबल की दोस्ती अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। शक की आंधी ने उनके रिश्ते की जड़ों को हिलाया जरूर था, पर अब वे जड़ें जमीन में और भी गहरी हो चुकी थीं। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। शहंशाह अकबर और बीरबल दोनों ही अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां चेहरे पर झुर्रियां और बालों में चांदी चमकने लगी थी। लेकिन सल्तनत की चुनौतियां कभी बूढ़ी नहीं होतीं। एक दिन दरबार में एक ऐसा संकट आया जिसने मुगल सल्तनत की नींव को एक नए तरीके से चुनौती दी। यह चुनौती हथियारों या साजिशों की नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कृति की थी। दक्षिण के एक शक्तिशाली और विद्वान राजा, कृष्णदेव राय के पोते राजा विद्यासागर ने मुगल दरबार में एक भव्य दूत मंडल भेजा। राजा विद्यासागर अपने दादा की तरह ही कला, साहित्य और ज्ञान के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनका राज्य अपनी उन्नत शिक्षा प्रणाली, विशाल पुस्तकालयों और विद्वानों के लिए पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध था। उनके दूत ने शहंशाह अकबर के सामने एक विनम्र लेकिन दृढ़ प्रस्ताव रखा। शहंशाह हिंद, हमारे महाराज राजा विद्यासागर आपकी महानता और न्यायप्रियता का सम्मान करते हैं। वह मानते हैं कि एक महान साम्राज्य की असली पहचान उसकी सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक संपदा होती है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए वह एक ज्ञानसभा का आयोजन करना चाहते हैं। यह सभा आगरा में होगी और इसमें हिंदुस्तान के कोने कोने से सबसे बड़े विद्वान, दार्शनिक, कवि, कलाकार और वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। इस सभा का उद्देश्य यह तय करना होगा कि हिंदुस्तान में ज्ञान और संस्कृति का सर्वोच्च केंद्र कौन सा राज्य है, दक्षिण का विजयनगर साम्राज्य या उत्तर की मुगल सल्तनत। प्रस्ताव सुनने में बहुत आकर्षक था, लेकिन इसके पीछे छिपी चुनौती साफ थी। यह सल्तनत की बौद्धिक श्रेष्ठता पर सीधा सवाल था। अगर मुगल दरबार इस प्रतियोगिता में हार जाता तो यह एक बड़ी सैन्य हार से भी ज्यादा अपमानजनक होता। अकबर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्हें अपनी सल्तनत के विद्वानों और कलाकारों पर पूरा भरोसा था, खासकर अपने नवरत्नों पर। तानसेन संगीत में, तोडरमल अर्थशास्त्र में और अबुल फजल इतिहास में बेजोड़ थे। लेकिन इस ज्ञानसभा का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वाभाविक रूप से अपने सबसे प्रखर दिमाग बीरबल को सौंपी। अध्याय 16, 3 प्रश्न और बीरबल की चिंता। ज्ञानसभा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गईं। आगरा को दुल्हन की तरह सजाया गया। देश के कोने कोने से विद्वानों का आगमन होने लगा। राजा विद्यासागर खुद अपनी पूरी शानो शौकत और अपने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों की टोली के साथ आगरा पधारे। ज्ञानसभा का दिन आ पहुंचा। दीवानयाम को एक भव्य सभागार में बदल दिया गया था।
एक ओर मुगल सल्तनत के नवरत्न और विद्वान बैठे थे, जिनका नेतृत्व बीरबल कर रहे थे। दूसरी ओर राजा विद्यासागर और उनके प्रकांड पंडित विराजमान थे, जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। सभा के नियमों के अनुसार दोनों पक्ष एक दूसरे से 3-3 प्रश्न पूछ सकते थे। प्रश्नों का संबंध किसी भी विषय से हो सकता था: दर्शन, विज्ञान, तर्कशास्त्र, कला या जीवन। राजा विद्यासागर के मुख्य विद्वान आचार्य चाणक्य के वंशज माने जाने वाले आचार्य प्रज्ञान ने शुरुआत की। उनकी आवाज में ज्ञान का सागर और विनम्रता का संगम था। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर अपने 3 प्रश्न रखे। पहला प्रश्न: संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है? दूसरा प्रश्न: मनुष्य का सबसे बड़ा सत्य क्या है? तीसरा प्रश्न: एक राजा का परम धर्म क्या है, न्याय करना या दया दिखाना? ये प्रश्न बहुत गहरे और दार्शनिक थे। इनका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं था। दरबार में बैठे सभी लोग बीरबल की ओर देखने लगे। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षणों के लिए गहरे विचार में डूब गए। उनकी उम्र अब ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन उनके दिमाग की धार अभी भी वैसी ही तेज थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलीं और जवाब देना शुरू किया। पहले प्रश्न का उत्तर: आचार्यवर, आपने पूछा कि संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कुछ लोग कहेंगे तलवार, कुछ कहेंगे धन, कुछ कहेंगे ज्ञान। लेकिन मेरे विचार में संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु विचार, थॉट है। क्योंकि एक विचार ही है जो तलवार को उठाता है, धन को कमाता है और ज्ञान को जन्म देता है। एक विचार साम्राज्य बना सकता है और एक विचार ही उसे नष्ट कर सकता है। एक विचार इंसान को भगवान बना सकता है और शैतान भी। विचार ही कर्म का बीज है। इसलिए विचार से शक्तिशाली कुछ भी नहीं। आचार्य प्रज्ञान और राजा विद्यासागर बीरबल के उत्तर की गहराई से प्रभावित हुए। दूसरे प्रश्न का उत्तर: आपने पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा सत्य क्या है? इसका उत्तर है मृत्यु। धन, पद, शक्ति, सौंदर्य, रिश्ते, सब कुछ अस्थायी है। एक ही चीज निश्चित और अटल है, और वह है मृत्यु। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसका जीवन अहंकार और मोह से मुक्त हो जाता है। वह हर पल को सार्थक बनाने की कोशिश करता है। यह उत्तर सुनकर सभागार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। यह एक कठोर लेकिन अकाट्य सत्य था। तीसरे प्रश्न का उत्तर: और आपका तीसरा प्रश्न था कि राजा का परम धर्म न्याय है या दया। यह सबसे जटिल प्रश्न है। मेरे अनुसार राजा का परम धर्म विवेक है। न्याय और दया एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। बिना दया के न्याय क्रूरता बन जाता है और बिना न्याय के दया अराजकता को जन्म देती है। एक विवेकशील राजा ही यह तय कर सकता है कि किस परिस्थिति में न्याय की तलवार उठानी है और किस परिस्थिति में दया का आंचल फैलाना है। इसलिए राजा का परम धर्म है विवेकपूर्ण निर्णय लेना। बीरबल के तीनों उत्तरों ने दक्षिण के विद्वानों को निरुत्तर कर दिया। उन्होंने न सिर्फ प्रश्नों का जवाब दिया था, बल्कि एक नई सोच और गहरा दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया था। राजा विद्यासागर ने खड़े होकर बीरबल के सम्मान में तालियां बजाईं। अध्याय 17: बीरबल के प्रश्न और एक अप्रत्याशित मोड़। अब बारी थी बीरबल की। सब उत्सुक थे कि बीरबल जैसे हाजिर जवाब व्यक्ति क्या प्रश्न पूछेंगे। बीरबल ने आचार्य प्रज्ञान की ओर देखकर अत्यंत विनम्रता से अपने 3 प्रश्न रखे। उनके प्रश्न सीधे और सरल लग रहे थे, लेकिन उनकी गहराई अथाह थी। पहला प्रश्न वह क्या है जो एक करीब के पास होता है, एक अमीर को उसकी जरूरत होती है, और अगर आप उसे खाएंगे तो मर जाएंगे। यह एक पहेली थी। दक्षिण के विद्वान एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे बड़े बड़े ग्रंथों और शास्त्रों के ज्ञाता थे,
पर इस सरल सी पहेली में उलझ गए। बहुत सोचने के बाद भी वे कोई जवाब नहीं दे पाए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, इसका उत्तर है कुछ नहीं, नथिंग। एक गरीब के पास कुछ नहीं होता है। एक अमीर को कुछ नहीं की जरूरत होती है, क्योंकि उसके पास सब कुछ होता है। और अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो भूख से मर जाएंगे। यह जवाब सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल ने अपनी विशिष्ट शैली में ज्ञान और हास्य का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत किया था। दूसरा प्रश्न। बीरबल ने अब अपना दूसरा प्रश्न पूछा, जो और भी विचित्र था। उन्होंने अपने एक सहायक को एक तोता लाने का आदेश दिया। तोता पिंजरे में था। आचार्यवर, बीरबल ने कहा, मेरा दूसरा प्रश्न यह तोता खुद पूछेगा। सब हैरान रह गए। बीरबल ने तोते के पिंजरे के पास जाकर उससे कुछ कहा। तोते ने अपनी रटीटाई बोली में पूछा, मैं आजाद होना चाहता हूं, लेकिन शहंशाह अकबर ने मुझे अपनी बेटी शहजादी को तोहफे में देने का वादा किया है, और शहजादी को मैं बहुत पसंद हूं। उधर राजा बीरबल के पोते का जन्मदिन है और वह मुझे अपने पोते को देना चाहते हैं। अब आप बताइए, मुझे किसे मिलना चाहिए, शहंशाह की बेटी को या बीरबल के पोते को? यह एक धर्म संकट था। अगर विद्वान कहते कि तोता शहजादी को मिलना चाहिए तो यह बीरबल का अपमान होता, और अगर वे कहते कि तोता बीरबल के पोते को मिलना चाहिए तो यह शहंशाह की तौहीन होती। वे एक ऐसे जाल में फंस गए थे जिससे निकलना नामुमकिन था। काफी देर तक विचार विमर्श करने के बाद आचार्य प्रज्ञान ने हार मान ली। हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, राजा बीरबल। आप ही इसका समाधान बताएं। बीरबल मुस्कुराए। इसका समाधान बहुत सरल है। हम तोते से ही पूछ लेते हैं कि वह कहाँ जाना चाहता है। उन्होंने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। तोता फुदक कर बाहर आया। उसने एक बार पूरे दरबार को देखा और फिर खुली खिड़की से उड़कर नीले आसमान में आजाद हो गया। बीरबल ने कहा, किसी भी जीवित प्राणी के लिए सबसे बड़ी चीज उसकी स्वतंत्रता है। न उसे शहंशाह का सोने का पिंजरा चाहिए, न किसी सलाहकार का प्यार। उसका असली हक आजादी पर है। जब धर्म संकट ऐसा हो कि कोई भी रास्ता सही न लगे तो हमें उस प्राणी के हित के बारे में सोचना चाहिए जिसके बारे में फैसला लिया जा रहा है। इस जवाब ने राजा विद्यासागर और उनके विद्वानों का दिल जीत लिया। यह सिर्फ एक पहेली का हल नहीं था, यह जीवन का एक बहुत बड़ा दर्शन था। अध्याय 18 अंतिम प्रश्न और सच्ची जीत। अब बीरबल ने अपना तीसरा और आखिरी प्रश्न पूछा। इस बार उनकी आवाज गंभीर हो गई थी और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने अपनी उंगली से शहंशाह अकबर और राजा विद्यासागर की ओर इशारा करते हुए पूछा, इन दो महान राजाओं में से कौन ज्यादा महान है? यह प्रश्न सुनते ही पूरे दरबार में बिजली सी दौड़ गई। यह एक ऐसा सवाल था जो दो राज्यों के बीच युद्ध छेड़ सकता था। दोनों राजा असहज हो गए। आचार्य प्रज्ञान और उनके साथी पसीने पसीने हो गए। इसका कोई भी जवाब खतरनाक हो सकता था। अगर वे अकबर को महान बताते तो अपने राजा का अपमान करते। अगर वे विद्यासागर को महान बताते तो मेजबान शहंशाह का अपमान करते। यह बीरबल का मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने ज्ञानसभा को कूटनीति की सबसे बड़ी परीक्षा में बदल दिया था। आचार्य प्रज्ञान ने हाथ जोड़ दिए। राजा बीरबल, आपकी बुद्धि अतुलनीय है। हम इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हैं। हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। बीरबल अपनी जगह से उठे और दोनों राजाओं के सामने सिर झुकाया। उन्होंने कहा, मैंने यह प्रश्न आपको हराने के लिए नहीं पूछा था, आचार्यवर। मैंने यह प्रश्न यह बताने के लिए पूछा था कि ज्ञान की असली परीक्षा दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि जोड़ने में है।
उन्होंने आगे कहा, इस प्रश्न का सही उत्तर है, राजा विद्यासागर अपने राज्य के लिए चंद्रमा के समान हैं, जो अपनी शीतल चांदनी से ज्ञान और कला को सींचते हैं। और हमारे शहंशाह अकबर पूरी दुनिया के लिए सूरज के समान हैं, जिनकी गर्मी और रोशनी से पूरी सल्तनत और उसके पड़ोसी भी ऊर्जा और सुरक्षा पाते हैं। चंद्रमा का अपना सौंदर्य है और सूरज की अपनी महिमा। दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों अपनी अपनी जगह पर महानतम हैं। यह सुनकर राजा विद्यासागर अपनी गद्दी से उठे और आगे बढ़कर बीरबल को गले लगा लिया। राजा बीरबल, उन्होंने भावुक होकर कहा, आज आपने हमें पराजित नहीं किया, बल्कि हमें एक अमूल्य पाठ पढ़ाया है। सच्ची जीत किसी को हराने में नहीं, बल्कि दिलों को जीतने में है। आज मुगल सल्तनत की बौद्धिक श्रेष्ठता सिद्ध हो गई है और इसका पूरा श्रेय आपको जाता है। शहंशाह अकबर की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उनकी आंखों में अपने बूढ़े दोस्त के लिए सम्मान और स्नेह का सागर उमड़ रहा था। ज्ञानसभा का समापन एक भव्य भोज के साथ हुआ, जहां अब कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, सिर्फ दोस्त थे। राजा विद्यासागर ने मुगल सल्तनत को हिंदुस्तान का सांस्कृतिक प्रकाशस्तंभ स्वीकार किया। उस रात अकबर और बीरबल अपने महल की छत पर बैठे तारों को देख रहे थे। बीरबल अकबर ने कहा, आज तुमने मुझे और इस सल्तनत को जो सम्मान दिलाया है, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। तुम सच में मेरे नवरत्नों में सबसे चमकदार रत्न हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं तो बस एक आईना हूं जो आपकी ही महानता को दर्शाता है। यह सल्तनत आपके ही विवेक और न्याय से महान बनी है। मैं तो बस उस कहानी का एक छोटा सा किरदार हूं। अकबर ने आसमान की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। नहीं बीरबल, तुम इस कहानी के किरदार नहीं, बल्कि इस कहानी की आत्मा हो। और उस रात ठंडी हवाओं के बीच दो बूढ़े दोस्तों की खामोशी उनकी दोस्ती की सबसे खूबसूरत दास्तां कह रही थी। यह कहानी सिर्फ उनकी जीत की नहीं थी, बल्कि ज्ञान के सही अर्थ, दोस्ती के अटूट बंधन और एक ऐसे युग की थी जहां बुद्धि को तलवार से ज्यादा सम्मानित किया जाता था। निश्चित रूप से यह इस महागाथा का अंतिम भाग है, जो दोस्ती, कर्तव्य, हानि और एक अमर विरासत की कहानी कहता है। भाग 4, अंतिम यात्रा और एक अमर विरासत। अध्याय 19, अस्त होता सूरज और घिरते बादल। ज्ञानसभा की विजय के बाद कई और वर्ष बीत गए। मुगल सल्तनत की शान अपने चरम पर थी। शहंशाह अकबर अब एक अनुभवी और श्रद्धेय शासक बन चुके थे और बीरबल की बुद्धि की चमक उम्र के साथ और भी प्रखर हो गई थी। उनकी दोस्ती अब सल्तनत के इतिहास का एक सुनहरा अध्याय बन चुकी थी, एक ऐसी मिसाल जो आने वाली पीढ़ियों को दी जानी थी। लेकिन समय का चक्र किसी के लिए नहीं रुकता। सल्तनत की सीमाओं पर हमेशा नई चुनौतियां सिर उठाती रहती थीं। इस बार संकट उत्तर पश्चिम की सरहद पर यूसुफजई कबीलों के बीहड़ और पहाड़ी इलाके में खड़ा हुआ। वहां के विद्रोही कबीलों ने मुगल सत्ता को मानने से इनकार कर दिया था और वे लगातार सल्तनत के काफिलों और चौकियों पर हमले कर रहे थे। अकबर ने अपने कई बहादुर सेनापतियों को बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ भेजा, लेकिन उस दुर्गम इलाके में उन्हें सफलता नहीं मिली। पहाड़ों के चप्पे चप्पे से वाकिफ विद्रोही मुगल सेना पर घात लगाकर हमला करते और फिर घाटियों में गायब हो जाते। यह युद्ध सल्तनत के लिए एक नासूर बनता जा रहा था, जिसमें धन और सैनिक दोनों की भारी हानि हो रही थी। दरबार में चिंता का माहौल था। अकबर की पेशानी पर लकीरें गहरी हो गई थीं। एक दिन इसी मसले पर चर्चा के लिए दीवाने खास में सभा बुलाई गई। अध्याय 20, एक अनचाहा कर्तव्य। सेनापति अपनी विफलता के लिए इलाके की मुश्किलों को दोष दे रहे थे। कुछ का मानना था कि और बड़ी सेना भेजी जानी चाहिए। इसी बीच कुछ दरबारी
जो मन ही मन बीरबल की बेपनाह लोकप्रियता और शहंशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे, उन्हें एक और मौका मिल गया। एक चापलूस दरबारी हकीम जमाल खड़ा हुआ और बोला, जहां पनाह, जहां तलवार काम नहीं आती वहां अक्ल काम आती है। हमने देखा है कि कैसे राजा बीरबल ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाया है। शायद वह विद्रोहियों से बातचीत करके या कोई कूटनीतिक चाल चलकर इस मसले को हल कर सकते हैं। उन्हें इस अभियान का नेतृत्व करना चाहिए। यह एक बहुत ही धूर्ततापूर्ण सुझाव था। बीरबल एक राजनेता और सलाहकार थे, सैनिक नहीं। उन्हें एक खतरनाक सैन्य अभियान पर भेजना उन्हें मौत के मुंह में धकेलने जैसा था। लेकिन अकबर, जो हर तरफ से निराश हो चुके थे, उन्हें इस सुझाव में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्हें लगा कि शायद बीरबल की बुद्धि सचमुच कोई रास्ता निकाल ले। वह बीरबल को एक राजनीतिक मिशन पर भेजना चाहते थे, सैन्य मिशन पर नहीं। उस रात अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। बीरबल, तुम इस स्थिति को कैसे देखते हो? बीरबल के चेहरे पर एक गहरी चिंता थी। उन्होंने कहा, जहां पनाह, वह इलाका धोखे और खतरे से भरा है। वहां के लोग सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं, शब्दों की नहीं। मेरा वहां जाना शायद उचित न हो। मेरा स्थान आपके कदमों में, इस दरबार में है, न कि किसी युद्ध के मैदान में। यह पहली बार था कि बीरबल ने किसी काम के लिए इतनी हिचकिचाहट दिखाई थी। उनके दिल में एक अनजानी सी आशंका थी। अकबर ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मैं तुम्हें लड़ने के लिए नहीं भेज रहा हूं, बीरबल। मैं तुम्हें शांति स्थापित करने के लिए भेज रहा हूं। तुम बस वहां जाकर स्थिति का जायजा लो और मुझे अपनी सलाह दो। सेना तुम्हारे अधीन होगी, पर तुम्हारा काम तलवार चलाना नहीं, दिमाग चलाना होगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अकबर का अपने दोस्त पर यह अटूट विश्वास ही बीरबल की सबसे बड़ी ताकत भी थी और कमजोरी भी। वह अपने शहंशाह और मित्र को निराश नहीं कर सकते थे। एक भारी दिल और अनगिनत आशंकाओं के साथ बीरबल ने इस अनचाहे कर्तव्य को स्वीकार कर लिया। अध्याय 21 अंतिम विदाई। बीरबल के जाने की तैयारियां होने लगीं। पूरा दरबार इस फैसले से हैरान था, लेकिन किसी ने शहंशाह के हुक्म पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की। जाने से एक रात पहले बीरबल अकबर से मिलने आए। यह एक औपचारिक विदाई नहीं थी, बल्कि दो गहरे दोस्तों के बीच की खामोश बातचीत थी। उन्होंने सल्तनत के भविष्य, अपनी पुरानी यादों और अपनी दोस्ती के बारे में बातें की। अकबर ने अपनी उंगली से अपनी शाही अंगूठी निकाली और बीरबल को पहना दी। यह तुम्हारे साथ रहेगी, उन्होंने भरे गले से कहा, ताकि तुम जहां भी रहो, यह तुम्हें याद दिलाए कि तुम्हारा शहंशाह तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बीरबल की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, जहां पनाह, एक दिए का धर्म रोशनी देना है, तूफान का सामना करना नहीं। फिर भी अगर मेरे बुझ जाने से भी आपकी सल्तनत का अंधेरा कुछ कम हो सके, तो यह मेरा सौभाग्य होगा। उनकी यह बात अकबर के दिल में तीर की तरह चुभ गई। उन्हें पहली बार अपने फैसले पर गहरा संदेह हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह बीरबल एक बड़ी सेना के साथ सरहद की ओर कूच कर गए। अकबर उन्हें तब तक देखते रहे जब तक उनका काफिला आंखों से ओझल नहीं हो गया। उनके दिल में एक भारीपन था, एक ऐसी बेचैनी जिसे वह समझ नहीं पा रहे थे। अध्याय 22 वह अशुभ समाचार। हफ्ते बीत गए। अकबर हर दिन बीरबल के कद का बेसब्री से इंतजार करते। शुरू में कुछ संदेश आए, जिनमें बीरबल ने इलाके की मुश्किलों और विद्रोहियों की ताकत का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि यह समस्या बातचीत से हल नहीं हो सकती। और फिर संदेश आने बंद हो गए। एक शाम जब अकबर दीवाने खास में बेचैनी से टहल रहे थे,
एक सिपाही ने आकर खबर दी कि सरहद से एक हरकारा दूत आया है और उसकी हालत बहुत खराब है। अकबर का दिल डूब गया। जब उस हरकारे को लाया गया तो वह धूल और खून से लथपथ था। उसने हांफते हुए जमीन पर गिरकर जो खबर सुनाई, उसने पूरे दरबार को स्तब्ध कर दिया। जहांपनाह, गजब हो गया। हम पर एक संकरी घाटी में घात लगाकर हमला किया गया। विद्रोहियों ने चारों तरफ से पहाड़ों पर से पत्थर और तीर बरसाए। हमारी सेना को संभलने का मौका भी नहीं मिला। हजारों सैनिक मारे गए। बीरबल कहाँ हैं? अकबर ने कांपती हुई आवाज में पूछा। हरकारा फूट फूट कर रो पड़ा। राजा बीरबल। वह आखिरी दम तक सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे, लेकिन वह भी वीरगति को प्राप्त हुए। जहांपनाह, उनका शव तक हमें नहीं मिला। यह सुनते ही अकबर के कानों में जैसे पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया है। उनके कदम लड़खड़ा गए और वह अपने सिंहासन के पास गिर पड़े। उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, बीरबल। दरबार में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। शहंशाह हिंद, जिसने आधी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर रखा था, आज पूरी तरह से टूट चुका था। अकबर ने खुद को कई दिनों तक अपने कक्ष में बंद कर लिया। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया। सल्तनत का सूरज जैसे गहन अंधकार में डूब गया था। पूरा साम्राज्य अपने सबसे प्रिय रत्न के खो जाने का शोक मना रहा था। अध्याय 23। एक बादशाह का शोक और एक मित्र की विरासत। कई दिनों के बाद जब अकबर अपने कक्ष से बाहर निकले तो वह एक बदले हुए इंसान थे। उनकी आंखों में अब शाही रोब नहीं, बल्कि गहरा दुहक और आत्मग्लानि थी। उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की थी कि उन्होंने अपने सबसे वफादार दोस्त को मौत के मुंह में भेज दिया था। उनका सबसे बड़ा पश्चाताप यह था कि उन्हें अपने दोस्त का अंतिम संस्कार करने के लिए उसका शरीर तक नसीब नहीं हुआ। उन्होंने उन सभी दरबारियों को, जिन्होंने बीरबल को भेजने का सुझाव दिया था, सल्तनत से हमेशा के लिए निकाल दिया। लेकिन इससे उनके दिल का बोझ कम नहीं हुआ। धीरे धीरे अकबर ने इस दुहक को अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल शारीरिक रूप से भले ही चले गए हों, लेकिन उनकी बुद्धि, उनकी सीख और उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। उन्होंने सल्तनत के सबसे अच्छे लेखकों और विद्वानों को इकट्ठा किया और उन्हें एक काम सौंपा, बीरबल से जुड़े हर किस्से, हर फैसले, हर मजाक और हर बुद्धिमानी की बात को इकट्ठा करके एक किताब की शक्ल देना। वह चाहते थे कि आने वाली नस्लें बीरबल की असाधारण बुद्धि से सीख सकें। अब अकबर कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आंखें बंद करके सोचते, अगर आज बीरबल यहाँ होते तो वह क्या सलाह देते। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी को अपने शासन का अभिन्न अंग बना लिया। बीरबल का शरीर भले ही नष्ट हो गया था, पर उनकी आत्मा अब भी शहंशाह के जरिए सल्तनत का मार्गदर्शन कर रही थी। अध्याय 24। कहानी की आत्मा। कई साल बाद एक शाम बूढ़े हो चुके शहंशाह अकबर अपने पोते शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से जाने गए, के साथ महल के झरोखे में बैठे थे। शहजादे ने मासूमियत से पूछा, दादा हुजूर, आपकी सल्तनत इतनी बड़ी है, आपका सबसे महान सेनापति कौन था जिसने आपको इतनी जीतें दिलाईं? अकबर मुस्कुराए, एक उदास और गहरी मुस्कान। उन्होंने पास ही रखी एक खूबसूरती से जिल्द की हुई किताब की ओर इशारा किया। उस किताब का नाम था अक्ले बीरबल, बीरबल की बुद्धिमत्ता। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी ताकत कोई सेनापति नहीं, बल्कि एक दोस्त था। फौजें जमीनें जीतती हैं बेटा, पर अक्ल दिल जीतती है। वह आज हमारे बीच नहीं है, पर वह मरा भी नहीं है। जब तक ये कहानियां सुनाई जाएंगी, जब तक लोग मजबूत तर्कों और न्याय को पसंद करेंगे, तब तक बीरबल जिंदा रहेंगे।
अकबर ने आसमान में चमकते एक तारे की ओर देखते हुए कहा, वह सिर्फ मेरी कहानी का एक हिस्सा नहीं थे कुर्रम, वह मेरी कहानी की आत्मा थे, और आत्मा कभी नहीं मरती। और इस तरह अकबर और बीरबल की दास्तां खत्म होकर भी कभी खत्म नहीं हुई। यह सल्तनतों और राजाओं की कहानियों से ऊपर उठकर दोस्ती, बुद्धि और एक अमर विरासत की कहानी बन गई, जो आज भी लाखों दिलों में जिंदा है। 5. निश्चित रूप से। हालांकि बीरबल की मृत्यु के साथ मुख्य कहानी समाप्त हो गई, लेकिन उनकी विरासत और अकबर के जीवन पर उनके प्रभाव की कहानी अभी भी जारी रह सकती है। प्रस्तुत है एक काल्पनिक उपसंहार या अगला भाग, जो बीरबल की मृत्यु के वर्षों बाद की घटनाओं पर आधारित है। भाग 5, विरासत की गूंज, एक उपसंहार। अध्याय 25, खामोश दरबार और एक रहस्यमय अजनबी। बीरबल की मृत्यु को लगभग 5 वर्ष बीत चुके थे। शहंशाह अकबर अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनके चेहरे पर शाही तेज तो था, पर उनकी आंखों में एक स्थायी कालीपन बस गया था। दरबार अब भी लगता था, न्याय भी होता था और सल्तनत के काम भी चलते थे, पर वह रूह, वह जान, वह हंसी और हाजिर जवाबी कहीं खो गई थी। बीरबल की जगह लेने की कई लोगों ने कोशिश की, पर कोई भी उस कालीपन को भर नहीं पाया। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और एक उबाऊ भूमि विवाद पर बहस चल रही थी, एक दरबान ने आकर सूचना दी कि कंधार से आया एक बूढ़ा सौदागर शहंशाह से मिलने की अनुमति चाहता है। उसने दावा किया कि उसके पास एक ऐसी चीज है जो शहंशाह के हर दुख को दूर कर देगी। अकबर, जो अब ऐसी बातों में कोई रुचि नहीं रखते थे, उन्होंने पहले तो मना कर दिया। लेकिन जब दरबान ने कहा कि वह बूढ़ा सौदागर बहुत हठी है और बार बार दोस्ती की कसम का वास्ता दे रहा है, तो अकबर चौंक गए। यह एक अजीब वाक्यांश था। उन्होंने बेमन से उसे अंदर बुलाने की इजाजत दे दी। एक लंबा, दुबला-पतला बूढ़ा आदमी, जिसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं और दाढ़ी बर्फ की तरह सफेद थी, लंगड़ाता हुआ अंदर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और शांति थी। उसने शहंशाह को अदब से सलाम किया। क्या है तुम्हारे पास, सौदागर, जो मेरे दुख को दूर कर सकता है? अकबर ने थकी हुई आवाज में पूछा। दुनिया की कोई दौलत मेरे दोस्त को वापस नहीं ला सकती। बूढ़े ने जवाब में कुछ नहीं कहा। उसने अपनी झोली से एक छोटा, पुराना और मैला सा शतरंज का बोर्ड निकाला। वह बोर्ड हाथीदांत का बना था, पर समय के साथ पीला पड़ गया था। जहां पनाह, बूढ़े ने कहा, यह कोई मामूली शतरंज नहीं है। कहते हैं कि इसे खेलने से इंसान अपने सबसे बड़े दुख को भूल जाता है। मैं आपके साथ एक बाजी खेलना चाहता हूं। दरबारियों को यह गुस्ताखी लगी। एक मामूली सौदागर शहंशाह हिंद के साथ शतरंज खेलेगा? लेकिन अकबर की आंखों में हल्की सी उत्सुकता जागी। यह शतरंज का बोर्ड उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा। और अगर मैं जीत गया तो? अकबर ने पूछा। तो मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी, बूढ़े ने कहा। और अगर तुम जीते तो मैं आपसे वह मांगूंगा जो इस सल्तनत की सबसे कीमती चीज है, बूढ़े ने रहस्यमय ढंग से कहा। अकबर ने चुनौती स्वीकार कर ली। अध्याय 26, शतरंज की बाजी और भूली हुई यादें। शतरंज की बिसात बिछाई गई। अकबर एक माहिर खिलाड़ी थे। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपनी पहली चाल चली। बूढ़े सौदागर ने बड़ी शांति से जवाब दिया। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, अकबर हैरान होते गए। वह बूढ़ा सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी नहीं था, वह असाधारण था। उसकी हर चाल अप्रत्याशित और गहरी होती थी। वह अकबर के हर इरादे को पहले ही भांप लेता था। खेल घंटों तक चला। पूरा दरबार सांस रोके देख रहा था। अकबर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी,
पर वह बूढ़ा हर बार उन्हें मात दे देता। उसकी चालों में एक अजीब सी शैली थी, एक ऐसी शैली जिसे अकबर बरसों पहले जानते थे। वह अपने घोड़े को हमेशा ढाई घर की सीधी चाल की बजाय घुमाकर चलाते थे, ठीक वैसे ही जैसे बीरबल। यह नाम अकबर के होठों से एक फुसफुसाहट के रूप में निकला। हाँ, यह बीरबल की शैली थी। सिर्फ वही इस तरह से खेलता था, हमेशा अपने प्रतिद्वंद्वी को यह सोचने पर मजबूर कर देता था कि उसकी चाल एक गलती है, जबकि वह एक गहरे जाल का हिस्सा होती थी। अकबर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनकी नजरें उस बूढ़े के चेहरे पर जम गईं। अंत में एक ऐसी स्थिति आई जहां अकबर का बादशाह चारों ओर से घिर चुका था। शाह और मात। शहंशाह हिंद एक मामूली सौदागर से हार गए थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर अपनी हार से ज्यादा इस बात से स्तब्ध थे कि उन्हें उस बूढ़े में अपने दोस्त की झलक क्यों दिख रही है। तुम जीत गए सौदागर, अकबर ने कांपती आवाज में कहा। मांगो, क्या मांगते हो? क्या तुम्हें मेरा कोहिनूर चाहिए या कोई सूबा? बूढ़े सौदागर ने शतरंज के मोहरों को समेटा और मुस्कुराया। नहीं जहांपना, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। उसने अपनी झोली में हाथ डाला और एक पुरानी मुड़ी तुड़ी सी चिट्ठी निकाली। मुझे सल्तनत की सबसे कीमती चीज चाहिए। मुझे अपने दोस्त का माफ किया हुआ एक कर्ज चाहिए। उसने वह चिट्ठी अकबर की ओर बढ़ा दी। अध्याय 27 अंतिम रहस्योद्घाटन। अकबर ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी खोली। लिखावट पुरानी और धुंधली थी, पर वह उसे पहचान गए। यह बीरबल की लिखावट थी। यह कोई खत नहीं, बल्कि एक वसीयतनामा था, जो बीरबल ने उस खतरनाक अभियान पर जाने से पहले लिखा था। उसमें लिखा था, मेरे शहंशाह, मेरे दोस्त, अगर यह खत आप तक पहुंचे तो समझिएगा कि मैं अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुका हूं। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, क्योंकि मेरा जीवन आपकी सेवा में बीता। लेकिन मेरे मन में एक बोझ है। यूसुफजई कबीलों के सरदार मुराद खान एक बहादुर और इज्जतदार आदमी हैं। कई साल पहले एक लड़ाई में मैंने उनकी जान बचाई थी और उन्होंने मुझे अपना भाई माना था। वह मुगल सल्तनत के दुश्मन नहीं हैं, वह सिर्फ अपनी आज़ादी चाहते हैं। मैंने आपको यह बात बताने की कोशिश की, पर शायद हालात ने मुझे मौका नहीं दिया। मेरा आपसे आखिरी निवेदन है, अगर आप मुझे सच में अपना दोस्त मानते हैं तो मुराद खान और उनके लोगों पर रहम कीजिएगा। उनसे लड़ने की बजाय उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाइएगा। उन्हें स्वायत्तता दीजिए और वे हमेशा आपके वफादार रहेंगे। यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। आपका दोस्त बीरबल। चिट्ठी पढ़कर अकबर की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्हें अब सब समझ में आ गया। तुम मुराद खान हो? अकबर ने बूढ़े की ओर देखकर पूछा। बूढ़े सौदागर ने अपना सिर झुकाया। हाँ जहांपना, मैं वही बदनसीब हूँ। मुराद खान ने आगे बताया, उस दिन घाटी में हमला हमने नहीं किया था। यह कुछ बाकी सरदारों की साजिश थी, जिन्हें आपके सेनापतियों ने उकसाया था। जब मुझे हमले की खबर मिली, मैं भागा हुआ वहां पहुंचा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीरबल, मेरा भाई, बुरी तरह जख्मी था। उसने अपनी आखिरी सांसें मेरी गोद में लीं और यह चिट्ठी और यह शतरंज का बोर्ड मुझे सौंपते हुए कहा था, जब शहंशाह का दुहक असहनीय हो जाए तब यह उन तक पहुंचा देना। यह शतरंज उन्हें मेरी याद दिलाएगी और यह चिट्ठी उन्हें सच्चाई बताएगी। मैं पिछले 5 सालों से सही वक्त का इंतजार कर रहा था। मैं आपके दरबार में आने से डरता था। मुझे लगा आप मुझे अपने दोस्त का कातिल समझेंगे।
पर मैं अपने भाई का कर्ज और नहीं रख सकता था। अध्याय 28 एक नई शुरुआत और दोस्ती की अमरता। दरबार में हर कोई स्तब्ध और भावुक था। अकबर अपनी गद्दी से उठे और नीचे आकर मुराद खान को गले लगा लिया। तुम मेरे दोस्त के कातिल नहीं हो, अकबर ने कहा। तुम उसकी विरासत के रक्षक हो। तुमने मुझे वह वापस दिया है जो मुझसे छिन गया था, सच्चाई और मेरे दोस्त का सम्मान। अकबर ने उसी वक्त एक शाही फरमान जारी किया। यूसुफजई कबीलों के साथ युद्ध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। मुराद खान को उनके इलाके का स्वायत्त शासक घोषित किया गया, जो मुगल सल्तनत के दोस्त और सहयोगी होंगे। मुराद खान ने अकबर का शुक्रिया अदा किया और उस शतरंज के बोर्ड को अकबर के हाथों में सौंप दिया। यह अब अपने सही मालिक के पास है, जहांपना। उस दिन के बाद अकबर के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। बीरबल के खोने का दुहक तो हमेशा रहा, पर अब उस दुहक में कड़वाहट और आत्मग्लानि नहीं थी। अब उसमें गर्व, सम्मान और एक मीठी याद थी। वह अक्सर अकेले में उस पुराने शतरंज के बोर्ड पर मोहरे सजाते और ऐसे खेलते जैसे दूसरी तरफ उनका दोस्त